हाउ आर यू स्टूडेंट्स, माय नेम इज आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक का जो आपका सब्जेक्ट है मैकेनिकल का, उसमें पार्ट 4 मैंने अपलोड किया था, जिसमें जो जनरल एनर्जी इक्वेशन के जो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है ओपन सिस्टम के लिए, ठीक है, जिसमें कई सारे हमने क्या पढ़े थे, जो डेफिनेशन थे वो भी पढ़े थे। कंट्रोल वॉल्यूम किसे बोलते हैं, स्टेडी कंट्रोल वॉल्यूम, फ्लो प्रोसेस, फ्लो वर्क, स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, ठीक है, ये सारा हमने कवर कर लिया था। साथ में ओपन सिस्टम के लिए जो जनरल इक्वेशन था वो भी पूरा डेरिवेशन किया था हमने डिटेल में, और उसका डिटेल में स्टडी भी किया था। ऑलरेडी हमने स्टेडी फ्लो पढ़ा था कि जिसमें आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड की क्या रहे, सेम रहे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेडी फ्लो। और अनस्टेडी फ्लो, उसकी प्रॉपर्टी क्या चेंज होती रहती है ना, उसको हम अनस्टेडी फ्लो। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का जो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है, जिसमें उसकी यूज एप्लीकेशन इंजीनियरिंग में कहाँ कहाँ होती है और क्यों ये डिस्कवर किया गया, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। बट आई रिक्वेस्ट यू, आज मैं पढ़ा रहा हूँ पार्ट 5, बट पार्ट 5 पढ़ाने से पहले आपको एनर्जी इक्वेशन क्या है, स्टेडी फ्लो क्या है, वो रिवाइज करके आना होगा, ठीक है। मेरे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखी है, उसके फर्स्ट टू 4 पार्ट्स, तो आप आई रिक्वेस्ट वो रिवाइज करके आओ। बाकी इस पार्ट में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलो, तो पहले तो हमने एनर्जी इक्वेशन पूरा डिराइव किया, जिसमें आपकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ऑलरेडी कौन सी एनर्जी उसमें यूज होती है वो भी हमने क्या कर लिया था, डिराइव कर लिया था, ठीक है। अब जो हमारा फाइनल इक्वेशन आया था वो आपको पता होगा, क्या था भाई, m1 अंडर था आपका u1, जो इंटरनल एनर्जी को क्या करता है, इंडिकेट करता है, प्लस P1 V1, जो आपका क्या था, हमने H लिख दिया था एंथैल्पी, ठीक है, एंथैल्पी लिख दिया था। उसके बाद आपका था C1 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किया है, उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्लस Z1G, ठीक है। और उसमें भी क्या था, हमने 10⁻³ मल्टीप्लाइड किया था, ऐसा कुछ किया था। ऐसा क्यों किया था भाई, Z1 यानी हाइट जो आपकी ओपन सिस्टम थी उसी के रिगार्डिंग हम लोग करते थे। इस प्लस Q हीट देते थे तो भी तो सिस्टम आपकी वर्क करेगी, विदाउट इट आपकी सिस्टम कैसे वर्क करेगी। Q इज इक्वल टू M, यहाँ होगा U2, ठीक है, यहाँ 2 कर देता हूँ, प्लस P2 V2। ऑलरेडी ये सब हमने पार्ट 4 में ये कैसे आया, अभी कोई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जिसने सही से पार्ट 4 पार्ट 3 मेरा देखा है। जो नए हैं उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि इक्वेशन कैसे आया। ये इक्वेशन ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में अपलोड में कर चुका हूँ, तो आई रिक्वेस्ट यू, जिसको पता नहीं चल रहा कि कैसे है तो वो विजिट कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। चल, Z2G अपॉन 10⁻³, यहाँ हो जाएगा प्लस डबल, यानी आपका हीट होगा तो इधर क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। उसके बाद हमने क्या किया था, उसकी जगह क्या लिख दिया था, H1 H2 लिख दिया था, बिकॉज इट इज द फॉर्मूला ऑफ एंथैल्पी, ठीक है। चलो, तो अभी से आपका शुरुआत होता है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, यहाँ से आपका लेक्चर शुरुआत हो रहा है। स्टेडी फ्लो किसे कहते हैं, स्टेडी फ्लो यानी ऐसी जगह, ऐसा स्पेस जहां आपके फ्लूइड की प्रॉपर्टी सारी क्या रहे, सेम रहे, ठीक है, सारे फ्लूइड की प्रॉपर्टीज क्या रहे, सेम रहे, उसको मैं क्या बोलूंगा, स्टेडी फ्लो, ठीक है। तो वही उसके बारे में हमें जानना है। उसकी एप्लीकेशन क्या है, पूछे जाते हैं इंटरव्यूअर पूछते हैं, वाइवा में पूछते हैं कि भाई स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की एप्लीकेशन क्या है, तो वो कहाँ यूज किया जाता है कि जहां ऐसा डिवाइस जिसमें मेरे पास क्या है, एक तो होल स्पेस है, क्या है भाई, होल स्पेस है, यानी एक होल है, ठीक है, जिसमें से आपको जो फ्लूइड है ना, फ्लूइड हाई प्रेशर से पास करना है, फ्लूइड प्रेशर विथ हाई प्रेशर, फ्लूइड पास विथ हाई प्रेशर,
उसको मैं क्या बोलूंगा, आपका थ्रोटलिंग प्रोसेस। तो थ्रोटलिंग प्रोसेस किसके बोलूंगा, तो भाई ये याद रखना। हाँ, तो फ्लूइड पास विद द हाई प्रेशर, हमें क्या करना है भाई, फ्लूइड पास विद द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। क्या करना है, फ्लूइड पास करना है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसको मैं क्या बोलूंगा, थ्रोटलिंग प्रोसेस। थ्रोटलिंग यानी आप जो थ्रोटल देते हो, जैसे अपनी बाइक में थ्रोटल देते हो, ठीक है, उसमें क्या होता है, आपका फ्लूइड यानी एनर्जी ही पास होती है। कैसे, उसमें जो जाने की जगह है ना वो बहुत छोटी है, हमें क्या करना है, विद हाई प्रेशर तो लो प्रेशर पहुंचाना है। उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है भाई, वो याद रखना, एडजस्टेबल वाल्व, एडजस्टेबल वाल्व। दूसरा आपकी बाइक में मैंने बताया जो आपका कैपिलरी ट्यूब है उसमें भी यूज होता है। बहुत सारी जगह इंजीनियरिंग में ये यूज होता है। कैसे यूज होता है समझ में आ गया, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की, जहां हमारी जगह खूब छोटी हो और आपका जो फ्लूइड है ना वो पास करना है विद हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर, तो वहां कैपिलरी ट्यूब एक्सेट्रा वहां यूज होता है। उसके यूज लिख लो भाई, इसको यूज लिख लो, उसके बाद हम पूरा डेरिवेशन के कैसे यूज उसको करना है, ठीक है, फटाफट उसके यूज कर लो। चलो आप लोगों को ये आ गया होगा एप्लीकेशन स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की। अब हम आगे चलते कि एक्चुअली वो कहाँ यूज होती है और कैसे यूज होती है। भाई देखो, हमें क्या करना है, ये जो है ना उसके जगह हमें खाली ओनली एच रखना है, तो आपका स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हो गया। और यहाँ मैं एक फिगर ड्रॉ करना चाहूंगा ताकि आपको पता चले कि क्या करना है। देखो भाई, एक आपका सिस्टम है, ठीक है, जिसमें आपका फ्लो आ रहा है। कैसा फ्लो आ रहा है, प्रेशर P1 से, प्रेशर P1 से प्रेशर P2 से हमें क्या करना है, बाहर करना है। इसको जस्ट यहाँ आपका ऐसे है, ठीक है, और ये आपका ऐसा है। हम क्या करते हैं, जैसे एडजस्टेड वाल्व ओपन क्लोज करते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं, ऐसे और ऐसे उसको बाहर करते हैं। तो वन टाइप ऑफ दिस सिस्टम इन विच वी यूज द स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। यहाँ P1 बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू P2, इसीलिए मैंने यहाँ ऐसा लिखा था। हमें ऐसी जगह जाना है कि जहाँ आपका फ्लूइड प्रेशर ज्यादा हो और ज्यादा से कैसा, ज्यादा से कहाँ आगे चले, कम प्रेशर वाले एरिया में, ठीक है। अब देखो यहाँ H1 एंथैल्पी ले लेते तो आपका फाइनल इक्वेशन क्या बना, H1 प्लस C1 स्क्वायर 2 × 10⁻³ प्लस Z1G अपॉन 10⁻³ प्लस Q इज इक्वल टू, यहाँ था आपका M2, यहाँ सेम टू सेम, बट यहाँ क्या लिखना है, प्लस W और ये 2 वाला लिख देना है। सिंपल, इतना तो हमने सीखा था। चलो अब याद रखना, जब आप स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ज्यादातर थ्रोटलिंग प्रोसेस में यूज करते हैं और थ्रोटल देते हो तब नो एनी काइंड ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्क और हीट, ठीक है। जब आप थ्रोटलिंग प्रोसेस करते हो क्या है, तब किसी भी प्रकार का वर्क नहीं होता एंड डबल वर्क और हीट का जो ट्रांसफर होता है वो नहीं होता है। इसीलिए हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 0। दोनों को हम क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। और H1 इज इक्वल टू H2, H1 और H2 भी हम क्या कर लेते हैं, इक्वली कर लेते हैं, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या होता है कि आप जब थ्रोटलिंग करते हो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में, हमें एक कंडीशन रखना होगा इस इक्वेशन में, तो आपको जो फाइनल मिलेगा वो सिंपल है, H1 H2 क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, कट हो जाएगा। इतना आपका स्टेडी फ्लो एनर्जी की एक एप्लीकेशन इन थ्रोटलिंग प्रोसेस, ठीक है, किसमें हुआ, थ्रोटलिंग प्रोसेस में। अब यही दूसरी एप्लीकेशन है स्टीम टरबाइन। मैंने बोला ना कई सारे उसकी एप्लीकेशन है। पहली एप्लीकेशन आपका क्या है, थ्रोटलिंग प्रोसेस, और दूसरी एप्लीकेशन है आपकी स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन में कुछ नहीं करना है, वही कि Q 0 लेना है, W इंडिकेशन करना है भाई, W को 0 नहीं लेना है। यहाँ क्या W 0 ले लिया था तो कभी कभी ना देखो, कभी कभी क्या करते हैं, इंटरव्यूअर पूछ लेते हैं कि कौन सी कंडीशन में हमें QW 0 लेना है। तो जब थ्रोटलिंग प्रोसेस करोगे ना, जब आप थ्रोटलिंग प्रोसेस करोगे तो Q इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 0, बट आप स्टीम टरबाइन में यूज करोगे स्टेडी फ्लो में, तब ओनली Q इज इक्वल टू W, Q इज इक्वल टू 0। W क्या करना है, उसको इंडिकेट करना है भाई, उसको इग्नोर नहीं करना है।
ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखना आप लोग, ये सारी चीजें। तो Q इज इक्वल टू 0 लेना है। अब स्टीम टरबाइन की एप्लीकेशन में जब हम Q इज इक्वल टू 0 मिलेगा तब मेरा फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगा, देखो भाई Q इज इक्वल टू 0, पूरे इक्वेशन में Q में 0 कर देता हूं, ठीक है। अब तो क्या मिलेगा देखते हैं। Q इज इक्वल टू 0, तो आपको फाइनली मिला क्या, देखो Q इज इक्वल टू 0, आपको C1 भी क्या लेना है, 0 लेना है, Z1 भी क्या लेना है, 0, Z1G भी क्या लेना है, 0 लेना है, ठीक है, ऐसा लेना है, उसको इग्नोर करना है। Q इज इक्वल टू 0 करना है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी, और ये जो C1/2 है वो भी क्या करना है, इग्नोर करना है। तो फाइनल मिलेगा क्या आपको, M1H1 प्लस Q यानी 0 करना है इज इक्वल टू M2H2 प्लस W करना है। समझ में आया भाई क्या करना है, ये किसके लिए है, ओनली स्टीम टरबाइन के लिए। जब आप टोटलिंग प्रोसेस के लिए आई यूज करोगे तो कौन सा लेना है, ऑलरेडी मैंने अभी सिखा दिया है। तो भाई इंटरव्यूअर याद रखना, M1 अब क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन दो, MH2 प्लस W, ठीक है, इतना होगा। तो W इज इक्वल टू, अब सिंप्लीफिकेशन कर देता हूं, तो M1H1 MH2, W इज इक्वल टू M कॉमन निकालो, तो H1 माइनस H2, तो W इज इक्वल टू, आप ऐसा भी लिख सकते हो, W इज इक्वल टू M इंटू डेल्टा H। फाइनली हमें क्या मिला, वर्क मिला, ठीक है, जिससे हमें क्या मिलेगा, कितना आपको वर्क करना पड़ेगा वो हमें मिल चुका है यहाँ। तो दोस्तों आप ये ध्यान रखना कि थ्रोटलिंग प्रोसेस के लिए क्या है, स्टीम टरबाइन के लिए क्या है, अलग अलग कंडीशन सबके लिए है जो आपको ध्यान रखना है। तो पहले इस शांति से लिख लो, और तीसरा देखेंगे हम, तीसरा क्या देखेंगे, बॉयलर, कंडेंसर और हीट एक्सचेंजर में कैसा होता है। बॉयलर के लिए क्या कंडीशन है, हीट एक्सचेंजर के लिए, दोनों तीनों के लिए सेम ही है, ठीक है, और कंडेंसर के लिए ये हीट एक्सचेंजर और कंडेंसर। हमें चार उसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है कि चार एप्लीकेशन में कौन सी कंडीशन लेंगे तो हमें ये स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन काम आएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को दो पता चल गया होगा। अभी जस्ट एक देख लो, रिवीजन कर लो किसमें क्या कंडीशन है, उसके बाद हम एक तीसरे पे डिटेल में जाएंगे। फटाफट लिख लो। चलो, तो आई थिंक आप लोगों को जो मैं कहना चाहता हूँ वो समझ में आ गया होगा। थ्रोटलिंग प्रोसेस के लिए क्या कंडीशन चाहिए, स्टीम टरबाइन के लिए क्या कंडीशन चाहिए। अब हम सीखेंगे बॉयलर, हीटर, कंडेंसर के लिए क्या कंडीशन चाहिए, और उसके बाद लास्ट में किसके लिए है, नोजल एंड डिफ्यूजर के लिए, एयर कंप्रेसर के लिए भी देख ही लेंगे क्योंकि कई सारे पूछते हैं कई बार। चलो, बॉयलर, हीट, कंडेंसर, चलो इतना तो हमका बेसिक था। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को सब में लिखना ही है, बट हर कंडीशन आपको अलग अलग करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ, जब बॉयलर में यानी थर्ड वाला बॉयलर लोगे आप, बॉयलर लोगे या हीट एक्सचेंजर लोगे या फिर कंडेंसर लोगे, ठीक है, कंडेंसर, देन W क्या हो जाएगा, 0 लिखना है। क्या लिखना है, W आपको क्या लिखना है, 0 लिखना है। ये सब तो ऑलरेडी आपको नहीं गिनना है, C1 नहीं गिनना है, C1/2, C1/2, Z1G, ठीक है, ये सब आपको नहीं गिनना है। तो बचा क्या आपके पास, MH1 प्लस Q इज इक्वल टू MH2 प्लस W भी नहीं गिनना है, तो इतना मिला। तो फाइनल हीट कितना मिलेगा, M में कॉमन निकल लेता हूँ, H2 माइनस H1, इतना आपको हीट मिला। तो जब आप स्टीम टरबाइन, देखो स्टीम टरबाइन यानी वर्क देगा तो इसमें वर्क मिलेगा, बॉयलर आपको हीट देगा तो आपका पानी वेपोराइजेशन होगा ना भाई। बॉयलर में क्या चाहिए, हमें हीट ही चाहिए तो उसमें हीटिंग होगा। कंडेंसर वो भी सेम प्रोसेसर है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हीट देगा तो कितनी हीट मिलेगी वो ऑलरेडी हमने डेरिवेशन कर दिया है, ठीक है। चलो, अब फोर्थ वाला है नोजल एंड डिफ्यूजर के लिए क्या होगा। नोजल एंड डिफ्यूजर के लिए क्या होगा भाई, देख लो, नोजल एंड डिफ्यूजर। तो नोजल का पहले तो काम क्या है वो आपको समझाना पड़ेगा ना। डायरेक्ट में यहाँ लिख दूं कंडीशन तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। नोजल एंड डिफ्यूजर एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, वो तो आपको पता होगा। नोजल का यूज क्या है भाई,
नोजल का यूज किसी भी फ्लूइड की जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो इंक्रीज करने के लिए। सिंपल एग्जांपल में बता दूं कि आप गाड़ी धोने के लिए पानी का पाइप आप कनेक्ट करते हो अपने नल से, टैप से, उसके बाद उसका प्रेशर, जो फ्लूइड का प्रेशर है वो ज्यादा है, इसीलिए उसके आगे एक उंगली से आप इसका जो एरिया होता है वो थोड़ा बंद कर देते हो ताकि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा मिल सके दोस्तों। तो वही चीज है भाई कि नोजल का काम क्या है, इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड, और डिफ्यूजर उसका उल्टा, डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, दोनों अपोजिट है। समझ में आया भाई? उल्टा सुल्टा मत कर देना। नोजल का यूज इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी एंड डिफ्यूजर का यूज डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी, दोनों उल्टा सुल्टा है। तो वो चीज ध्यान में रख लेना आप। मैं लिख नहीं रहा हूँ बट बोल देता हूँ कि नोजल का काम क्या है आपका, इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड और डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, वो चीज ध्यान में रख लेना। चलो यहाँ क्या है भाई, देखो चलो मान लेते हैं हम लोग नोजल में, यहाँ लिख भी देता हूँ नोजल का काम क्या है। नोजल का काम इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज ऐसा लिख देता हूँ 1/2 mv² या cv² बढ़ाने के लिए, और डिफ्यूजर उसका उल्टा, डिफ्यूजर क्या होता है भाई, डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी, डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी, वो चीज ध्यान में रखना। चलो अब इसके लिए क्या कंडीशन चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या कंडीशन करनी पड़ेगी, देखो भाई इसमें Q = W नहीं गिनना है, दोनों नहीं गिनना है, और आपका पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये दोनों चीज किसके रिलेटेड है, काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेटेड है, नॉट रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? और इन चीजों में कौन कौन है, पोटेंशियल एनर्जी ए है भाई, याद रखना। पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, वो हमें कंसीडर करना है, बिकॉज नोजल एंड डिफ्यूजर में इट इज द रिलेटेड विद द काइनेटिक एनर्जी। इन तीनों में हमने वो नहीं लिया था बट अभी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो अभी मिला क्या हमें, Q 0 लेना है, W भी 0 लेना है, पोटेंशियल एनर्जी भी 0 लेना है। तो फाइनली मुझे मिला क्या, तो देख लो भाई, मास तो हमने ऑलरेडी कई सब में m1 = m2 = m ले ही लिया है, तो बचा क्या, देखो mh1। ओके चलो mh1 हमें क्या लेना है, ए वाला c1² / 2 × 10⁻³ हीट भी हमें क्या करना है, इग्नोर करना है। ठीक है, = mh2, W भी नहीं करना है, बस मुझे इतना मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, इतना मिलेगा। अब यहां से देखो एक मिनट mh1 c1² / 2, हाँ तो am यहाँ भी लगेगा ना, थोड़ी क्या हाँ मिस्टेक हो गई, m इधर भी लगेगा तो यहाँ हो जाएगा m। ठीक है, दोनों में से m क्या कर लो, कॉमन निकाल लो, तो m कॉमन निकालने के बाद मुझे फाइनली मिला क्या, c1² / 2 × 10⁻³ = h2। फाइनली मुझे ये इक्वेशन मिला। समझ में आया? आई रिवाइज दैट। देखो हमें क्या करते थे बॉयलर के लिए, जब आप नोजल एंड डिफ्यूजर के लिए, तो नोजल का काम क्या है वो भी लिख दिया है, डिफ्यूजर का काम है वो भी मैंने लिख दिया है, और ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है, ये कंडीशन हमें क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, कि क्या क्या कंडीशन है। चलो समझ में आया मैं जो कहना चाहता हूँ भाई, सबके लिए अलग अलग कंडीशन है। यहाँ से आपको क्या गिनना है, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या लिया गया है, C1 को ऑब्जेक्ट बनाओ तो आपको वो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। चलो तो सीधा मैं क्या लिख देता हूँ, चलो अब ये मैं रफ कर देता हूँ, इतना इसका कुछ काम नहीं है, वो टोटली प्रोसेस का है। चलो यहाँ मैं उसका आगे का डेरिवेशन लिख रहा हूँ। देखो क्या होगा भाई, c1² = क्या होगा यहाँ, देखो 2 × 10⁻³ ये इधर जाएगा, देखना थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, और a इधर जाएगा, यानी प्लस में है तो माइनस में जाएगा, h2 - h1। ठीक है, तो c1 = स्क्वायर रूट में 2 × 10⁻³ h1 - h2 ऐसा होगा। समझ में आ गया? दिस इज द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आपकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, समझ में आया? ये आपका नोजल के लिए, किसके लिए, दिस इक्वेशन फॉर नोजल। अब यही चीज हमें क्या करनी है डिफ्यूजर के लिए।
यही चीज हमें क्या करनी है डिफ्यूजर के लिए। डिफ्यूजर के लिए क्या करना है, बस इसका उल्टा कर दो, क्योंकि डिफ्यूजर के लिए क्या चाहिए फाइनल। अब देखो यहाँ H1 माइनस H2 यानी शुरुआत की एंथैल्पी ज्यादा होगी और फाइनल एंथैल्पी कैसी होगी आपकी, कम होगी। बट डिफ्यूजर में उसका उल्टा होगा। तो डिफ्यूजर के लिए सेम टू सेम बट आपको क्या करना है भाई 2 × 10⁻³ H2 माइनस H1 करना है। ठीक है, क्या करना है 2H1 माइनस H1 करना है। समझ में आ गया भाई डिफ्यूजर के लिए। और दोनों का शेप कैसा होता है, देखो भाई शेप में बता देता हूँ। ये आपकी नोजल हुआ और उससे उल्टा आपका डिफ्यूजर ऐसा होगा। ठीक है, देखो उल्टा से उल्टा है ना, तो दिस इज द नोजल, दिस इज द डिफ्यूजर, दिस इज द नोजल और दिस इज द डिफ्यूजर। आप ऐसे उसको समझ सकते हो। तो ये हो गया 4 एप्लीकेशन। अब लास्ट एप्लीकेशन आपकी बाकी है एयर कंप्रेसर के लिए। भाई एयर कंप्रेसर, तो कंप्रेसर क्या काम करता है, वर्क देता है ना, इसी के लिए तो लाइट बिल आता है। फटाफट नोट कर लो और लास्ट एप्लीकेशन ऑफ द स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो आई थिंक आपने लिख लिया होगा। अब लास्ट एप्लीकेशन उसकी फॉर कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर या कोई भी कंप्रेसर ले लो। ठीक है, चलो पहले तो कंप्रेसर का यूज क्या होता है, जैसे आप कभी ना कभी साइकिल में हवा भरने जाते हो या आपके पास 2 व्हीलर होगी 4 व्हीलर होगी, उसमें हवा तो भराते हो। ठीक है, तो जो हवा का जो पेट्रोल पंप पे जो हवा भरते हो वो किसके साथ, वो पाइप किसके साथ कनेक्टेड होता है, एयर कंप्रेसर के साथ। वो घूमता है, सराउंडिंग से एयर लेता है और उसको हाई प्रेशर से छोड़ता है। ठीक है, हाई प्रेशर तो उसको क्या करता है, रिलीज करता है। समझ में आया। तो 5वीं आपकी एप्लीकेशन में यहाँ लिख देता हूँ फॉर एयर कंप्रेसर। किसके लिए भाई, फॉर एयर कंप्रेसर के लिए। फॉर एयर कंप्रेसर के लिए। तो एयर कंप्रेसर, तो पहले तो आपको ये समझाना होगा व्हाट इज द यूज ऑफ एयर कंप्रेसर। तो वो चीज ध्यान रखना, आपको डायरेक्ट डेरिवेशन नहीं लिखना, इसलिए सब आपको छोटी छोटी बातें बोल रहा हूँ, क्योंकि आप डायरेक्ट इक्वेशन लिखने जाओगे तो 3 स्टेप में खत्म हो जाएगा और 3 स्टेप का आपको 5 मार्क नहीं मिल पाएगा। इसलिए उसकी सारी एप्लीकेशन लिखना होगा कि एयर कंप्रेसर का यूज क्या है भाई, इंक्रीज द एयर प्रेशर। जो भी आप एयर यूज करने वाले हो वो मुझे हाई प्रेशर वाली एयर चाहिए, नहीं कि नॉर्मल एयर। तो इंक्रीज द प्रेशर ऑफ एयर, इंक्रीज द प्रेशर ऑफ एयर, एयर का प्रेशर मुझे क्या करना है, इंक्रीज करना है। इसके लिए आपको वो यूज किया जाता है दूसरा, वो कहां से एयर लेते हैं, फ्रॉम दी सराउंडिंग एयर लेते हैं, फ्रॉम सराउंडिंग। वो क्या करते हैं, एयर लेते हैं फ्रॉम सराउंडिंग। ठीक है, जो भी एयर लेते हैं फ्रॉम दी सराउंडिंग। और क्या होता है भाई, द वर्क इज ऑन सिस्टम होता है। मैंने पहले ही बोला था वर्क के बारे में, जब आप, मैंने कौन सा एग्जांपल लिया था कि आप खुद से पढ़ोगे तो आपके पेरेंट्स आपकी तारीफ करेंगे, मतलब और दूसरा मीनिंग कि माँ बाप द्वारा आपके में प्रेशर डाला जाए। प्रेशर आया यानी कंप्रेसर आया कि माँ बाप प्रेशराइज करके भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो आपकी वो दूसरे के सामने इज्जत नहीं करेंगे कि उसको तो बार बार बोलना पड़ता है मेरे लड़के को कि पढ़ो, तो वो आपकी नेगेटिव में चली गई। तो दिस एयर कंप्रेसर टॉपिक W कैसे लोगे आप, नेगेटिव लोगे। जब भी कंप्रेस नाम का वर्ड्स आए तो वर्क ऑन सिस्टम, और वर्क ऑन सिस्टम यानी आपको नेगेटिव साइन लेना होगा। चलो, तो ये सब आप जो मॉडिफिकेशन किए वो हम उसमें क्या करते हैं, अप्लाइड कर देते हैं। तो बचेगा क्या भाई, देखो भाई बचेगा क्या उसमें, देखो हमारा ये सारा इक्वेशन तो है जिसमें आपको क्या करना है, पहले ये पूरा इक्वेशन है जहां आप W क्या ले लोगे, माइनस ले लोगे। ठीक है, Q इज इक्वल टू 0 लोगे, क्योंकि उसमें हीट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सराउंडिंग से लेगा। दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी भी नहीं लेंगे, जो C1/2 है वो भी नहीं लेंगे, वो भी क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। दूसरा बचा Z1G, उसको भी क्या ले लेंगे, हम इग्नोर कर लेंगे। बाकी बचा क्या, एंथैल्पी और मास। मास तो ऑलरेडी हमने M1 इज इक्वल टू M ले लिया है ना। ठीक है, चलो तो अब देखो इसमें बचा क्या, M, यहाँ बचा आपका H1, Q नहीं लेना है, इज इक्वल टू M, यहाँ क्या है भाई
यहाँ आपका बचा H2 माइनस W, ऐसा होगा भाई, सिंपल सी बात। और W क्या होगा आपका, अब देखो W इधर ले जाओ, W इज इक्वल टू M H2 माइनस H1, ये आपका हो जाएगा वर्क, ये आपका हो जाएगा सीधा सीधा वर्क, जिसमें सिस्टम पर कितना वर्क होगा वो आपको मिल गया। तो यहाँ सारी एप्लीकेशन जिसमें पहली एप्लीकेशन की टोटली, पहले तो क्या करना है, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के बारे में थोड़ा समझाना है, उसका ये पूरा इक्वेशन लिखना है। टोटली प्रोसेस क्या है, तो मैंने यहाँ अभी फिगर ड्रॉ कर दी कि आपकी स्पेस छोटी हो और उसमें से हाई प्रेशर तो लोअर प्रेशर आपको कोई चीज फ्लूइड पास करना हो, तो टोटली प्रोसेस जिसमें Q W दोनों जीरो लेना है। दूसरी एप्लीकेशन थी स्टीम टरबाइन, स्टीम टरबाइन में हीट इज इक्वल टू जीरो होगा, बाकी का आप मॉडिफिकेशन करके वो हम लाए थे। बॉयलर में हमें हीट करना पड़ेगा क्योंकि तो ही वेपराइज होगा ना, बॉयलर का यूज आप ऑलरेडी एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ चुके हो, कई सारे बॉयलर, नोजल एंड डिफ्यूजर जिसमें काइनेटिक एनर्जी खाली कंसीडर किया जाता था। और लास्ट एप्लीकेशन थी आपकी एयर कंप्रेसर द्वारा वर्क करते हो, ठीक है, यानी सिस्टम ऑन वर्क इजीलिए W आया। तो ये सारी एप्लीकेशन ऑफ द स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का हमने क्या कर लिया था, क्लियर कर दिया था, ठीक है, समझ में आया भाई। तो आई थिंक आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये याद रखना, पार्ट 5 इज द वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सारे पार्ट्स देखे बट पार्ट 5 नहीं देखे ना, तो आप यूनिवर्सिटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें, और इसमें से ही सम्स अगले लेक्चर में, अगले पार्ट में न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस सिस्टम ही करेंगे। और सारे आप देखोगे कि वो किस पे डिपेंडेंट है, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पे ही डिपेंडेंट है। तो आई रिक्वेस्ट यू दोस्तों, स्टूडेंट्स जो भी देख रहे हो मेरे वीडियो, इसको भाई सही तरीके से रिवाइज कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट 5, और बहुत थोड़ा लंबा भी हो जाएगा क्योंकि उसमें सारी एप्लीकेशन हमने डाल चुका है, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट यू ये सही से लिखना, अपनी नोटबुक में कॉपी करना, 2-3 बार देखना, अगर समझ में नहीं आया तो फिर भी समझ में नहीं आया तो नंबर दिए गए कमेंट करना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू, ठीक है। बट उसके पहले आप भी थोड़ी मेहनत करो, वीडियो को 2-3 बार देखो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, चैनल को आगे बढ़ाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। यही मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ब्रांच को समझे कि उसमें क्या कहा गया है, कितने अच्छे अच्छे एप्लीकेशन है जो डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं बट हम लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो भाई ये सब अच्छे से करो, और नेक्स्ट मंथ में हम एग्जाम भी है यूनिवर्सिटी, तो इसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यही कहूँगा हर बार की तरह ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।